रातों रात सिस्टम में 2.5 लाख करोड़ रुपए का आ जाना, या फिर मतलब निवेशकों को 240% का बम्पर रिटर्न देने वाली सरकार की सबसे सफल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अचानक बंद होने के कगार पर आ जाना। बिल्कुल, ये बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं। हाँ, एकदम चौंकाने वाली। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के गलियारों में कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण का जो मिशन है वो बिल्कुल साफ है। जो भी उम्मीदवार रिजर्व बैंक ग्रेड बी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज हम एक सॉलिड रिवीजन चेकलिस्ट तैयार करेंगे। सही कहा। और आज के जो हमारे मुख्य स्रोत है वो सीधे रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी के ताज़ा अपडेट्स, लिक्विडिटी टूल्स और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के आधिकारिक दस्तावेज हैं। बिल्कुल। और देखिए, हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या बदलाव हुए हैं, बल्कि हम इसे डिकोड करेंगे कि नीतियां बनाने वालों ने ये बदलाव क्यों और कैसे किए हैं। ये है जो किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में बाकी लोगों से अलग खड़ा करती है। हाँ, एकदम सही बात है। मतलब जब रिजर्व बैंक एक झटके में 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करता है या किसी विदेशी निवेश के रास्ते को पूरी तरह खोल देता है, तो उसके पीछे बहुत गहरे मैक्रो इकोनॉमिक कारण होते हैं। आज की चर्चा का उद्देश्य उसी अंडरलाइंग लॉजिक को समझना है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत उसी संस्था से करते हैं जो इन सभी नीतियों के एकदम केंद्र में है। मेरा मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी। हाँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जो भी छात्र रिजर्व बैंक को करीब से फॉलो करते हैं उन्हें इसके बेसिक्स तो पता ही हैं। मतलब कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, 3 रिजर्व बैंक से और 3 सरकार द्वारा नियुक्त। जी, और उनका मुख्य लक्ष्य वो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के तहत महंगाई को कंट्रोल करना होता है। हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को 4% के आसपास बनाए रखना, जिसमें 2% का ऊपर या नीचे का मार्जिन है। लेकिन असली पेच यहाँ है। जून 2025 के ताज़ा अपडेट्स के अनुसार एमपीसी ने रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर रखा है। जी बिल्कुल, रेट्स नहीं बदले हैं। पर फिर भी उन्होंने पॉलिसी का जो रुख है, जिसे हम स्टांस कहते हैं, उसे अकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ब्याज दरें नहीं बदली तो इस स्टांस के बदलने का बाजार के लिए क्या संदेश है? ये बहुत ही सटीक सवाल है। देखिए, इस रुख या स्टांस को समझने के लिए अक्सर लोग क्रूज कंट्रोल का उदाहरण देते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है लोग अर्थव्यवस्था को गाड़ी और एमपीसी को उसका स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन तकनीकी रूप से क्रूज कंट्रोल वाला उदाहरण गलत है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि क्रूज कंट्रोल का मतलब है कि गाड़ी एक तय रफ्तार से चलती रहेगी, लेकिन न्यूट्रल रुख का मतलब क्रूज कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है कि ड्राइवर ने अब अपना पैर किसी भी पैडल पर नहीं रखा है, ना तो एक्सेलरेटर दबा रहा है, ना ही ब्रेक। ओह, मतलब पूरी तरह से मैनुअल ड्राइविंग चल रही है। एकदम सही। रिजर्व बैंक कह रहा है कि उनका अगला कदम पूरी तरह से आने वाले डेटा पर निर्भर करेगा। अगर कल को महंगाई बढ़ती है तो वे तुरंत ब्रेक दबा सकते हैं, यानी हॉकिश लॉ अपना सकते हैं। और अगर ग्रोथ गिरती है तो वो एक्सेलरेटर दबा देंगे, यानी डविश रुख। बिल्कुल। अकोमोडेटिव से न्यूट्रल में आने का सीधा मतलब यही है कि रिजर्व बैंक अब सिस्टम में और ज्यादा लिक्विडिटी डालने का कोई वादा नहीं कर रहा है। वे बस स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। ये मैनुअल ड्राइविंग वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है दिमाग में। तो अब जब कमेटी ने दिशा तय कर दी है तो ये समझना जरूरी है कि इस दिशा को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाता है। हाँ, और यहीं पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एलएएफ कॉरिडोर की भूमिका आती है। सही कहा। चलिए, परीक्षा के नजरिए से इस कॉरिडोर का एक रैपिड फायर मैप बनाते हैं। अब इस कॉरिडोर का फ्लोर मतलब जमीन, वो पुराना रिवर्स रेपो रेट नहीं रहा है, बल्कि अब ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या एसडीएफ है, जो 5.25% पर है। बिल्कुल। और इसकी सीलिंग यानी छत वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ है, जो 5.75% पर है। और अपना रेपो रेट ठीक इनके बीच 5.50% पर है। और मैं बता दूं कि ये जो 50 बेसिस पॉइंट्स का कॉरिडोर है ना, यही बाजार में ओवरनाइट ब्याज दरों का सबसे बड़ा नियंत्रक है। रिवर्स रेपो की जगह एसडीएफ को लाना रिजर्व बैंक का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। वो कैसे? मतलब इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, पहले जब रिजर्व बैंक को बाजार से अतिरिक्त लिक्विडिटी सोखनी होती थी तो उसे बदले में बैंकों को सरकारी सिक्योरिटीज यानी जीसेक कोलैटरल के रूप में देनी पड़ती थी। हाँ, और रिजर्व बैंक के पास भी तो इन सिक्योरिटीज की एक लिमिट ही होती होगी। बिल्कुल, लेकिन एसडीएफ बिना किसी कोलैटरल के काम करता है।
इससे रिजर्व बैंक को बाजार से असीमित मात्रा में पैसा सोखने की ताकत मिल जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। लेकिन अगर हम लिक्विडिटी डालने की बात करें तो मैं एक व्यावहारिक स्थिति सामने रखना चाह रही थी। जी बताइए। अक्सर लोगों को VRR यानी वेरिएबल रेट रेपो और MSF को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। अगर एक कमर्शियल बैंक को अचानक पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाए तो वो इन दोनों में से किसका चुनाव करेगा और क्यों? क्योंकि MSF की ब्याज दर तो रेपो रेट से 0.25% ज्यादा होती है। इस अंतर को समझने के लिए इसे एक बैंक के रोजमर्रा के कामकाज के नजरिए से देखना होगा। मान लीजिए मैं आपका सीनियर मेंटोर हूं, तो मैं इसे ऐसे समझाऊंगा कि MSF एक कमर्शियल बैंक के लिए इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड की तरह है। अच्छा, इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड, हाँ, जिसका इस्तेमाल एकदम आखिरी मौके पर होता है। एकदम सही, जिसका इस्तेमाल रात के 3 बजे किया जाता है। ऐसा मान लीजिए जब दिन के अंत में बैंक की बैलेंस शीट में अचानक पैसों की कमी आ जाए, इंटरबैंक मार्केट से पैसा ना मिल रहा हो और कोई और रास्ता ना बचे, तब बैंक MSF विंडो खटखटाता है। मतलब ये बहुत महंगा होता होगा। बहुत महंगा होता है, लेकिन यहाँ बैंक अपने SLR कोटे की सरकारी सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर ओवरनाइट पैसा ले सकते हैं। तो फिर वेरिएबल रेट रेपो यानी VRR का क्या रोल है? VRR कोई आपातकालीन विंडो नहीं है। ये रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली एक पूर्व नियोजित नीलामी है, एक ऑक्शन है। ओके, मतलब ये पहले से प्लान्ड होता है। जी, यह आमतौर पर 14 दिनों का शॉर्ट टर्म लोन होता है। यहाँ रिजर्व बैंक बाजार की जरूरत के हिसाब से पैसा डालता है और ब्याज दर पहले से तय नहीं होती। बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से खुद बोली लगाते हैं। ये नीलामी की प्रक्रिया काफी दिलचस्प लग रही है। हमारे स्रोतों में 14 दिन के VRR ऑक्शन और उसके कैलकुलेशन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो वेटेड एवरेज रेट वाला उदाहरण। बिल्कुल। तो जब अलग अलग बैंक अलग अलग रेट्स पर बोली लगाते हैं तो ये कट ऑफ रेट और वेटेड एवरेज रेट, जिसे WAR कहते हैं, उसका गणित कैसे काम करता है। परीक्षा के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत काम आता है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि उसे सिस्टम में 50,000 करोड़ रुपए डालने हैं। ठीक है, 50,000 करोड़। अब अलग अलग बैंक अपनी बोलियां भेजते हैं। रिजर्व बैंक सबसे ऊंची ब्याज दर वाली बोली से शुरुआत करता है, क्योंकि लेंडर हमेशा ज्यादा रिटर्न चाहता है ना? हाँ, लॉजिकल है। और फिर वो नीचे की तरफ बढ़ता है जब तक कि वो 50,000 करोड़ की रकम पूरी ना हो जाए। जिस ब्याज दर पर जाकर ये कोटा पूरा होता है उसे कट ऑफ रेट कहते हैं। मान लीजिए ये 6.66% पर जाकर रुका। इसका मतलब है कि 6.66% या उससे ज्यादा की बोली लगाने वाले सभी बैंकों को पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हर बैंक वही रेट चुकाता है जिस पर उसने बोली लगाई थी। अच्छा, मतलब अगर कट ऑफ 6.66 है तो सबको उसी रेट पर पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, जिस बैंक की बोली कट ऑफ यानी 6.66 पर स्वीकार हुई, केवल वही 6.66 देगा। लेकिन जिसने 6.70 पर बोली लगाई थी उसे 6.70 ही देना होगा। ओह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो फिर उस वेटेड एवरेज रेट या WAR का क्या काम है जिसका जिक्र रिपोर्टों में 6.58% के रूप में किया गया है? वेटेड एवरेज रेट महज एक इंडिकेटर या रेफरेंस रेट है। ये सिर्फ ये बताता है कि इस पूरी नीलामी में औसतन किस रेट पर लिक्विडिटी का लेन देन हुआ। तो इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई खास उपयोग है? बहुत बड़ा उपयोग है। ये एक स्ट्रेस सिग्नल की तरह काम करता है। अगर ये वेटेड एवरेज रेट लगातार ऊपर की तरफ खिसक रहा है और MSF रेट के करीब पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में नकदी का भारी संकट है। मतलब बैंक पैसा पाने के लिए ऊंचे से ऊंचा रेट देने को तैयार है। एकदम सही पकड़े हैं आप। अब जब लिक्विडिटी की कमी और संकट की बात हो रही है तो उस सबसे बड़े बदलाव पर आना लाजमी है। जून 2025 में कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR को 4% से घटाकर 3% कर दिया गया। जी, जिससे सिस्टम में 2.5 लाख करोड़ रुपए आ गए। हाँ, लेकिन SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अभी भी 18% पर ही अटका हुआ है। तो एक सवाल जो किसी भी छात्र के मन में आएगा वो ये है कि रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए रेपो रेट को कम क्यों नहीं किया? जी, CRR में ही 100 बेसिस पॉइंट्स की इतनी बड़ी कटौती क्यों की गई? देखिए, यही मॉनेटरी पॉलिसी की असली बारीकी है। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट घटाता तो पूरे देश में होम लोन, ऑटो लोन और कॉर्पोरेट लोन सस्ते हो जाते हैं और उससे बाजार में लंबे समय के लिए एक स्ट्रक्चरल बदलाव आ जाता। बिल्कुल।
जो कि शायद मौजूदा इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए सही न हो क्योंकि महंगाई बढ़ सकती थी। लेकिन सीआरआर वो पैसा है जो बैंकों को रिजर्व बैंक के पास नगद रूप में रखना होता है। और उस पर उन्हें 1 रुपए का भी ब्याज नहीं मिलता, है ना? सही कहा। तो जब रिजर्व बैंक ने इसे 1% कम किया तो बैंकों की तिजोरी में तुरंत 2.5 लाख करोड़ रुपए की प्राइमरी लिक्विडिटी आजाद हो गई। ये बिना ब्याज दरों के बेंचमार्क को छेड़े बैंकिंग सिस्टम के हाथों में सीधे नकद शक्ति थमा देने जैसा है। मतलब अब बैंक इस पैसे से कर्ज बांट सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं बिना रेपो रेट को डिस्टर्ब किए। बिल्कुल। और रही बात एसएलआर को 18% पर स्थिर रखने की, तो उसका कारण बिल्कुल साफ है, वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जी। एसएलआर सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास हमेशा सुरक्षित और लिक्विड सरकारी बॉन्ड्स का एक बफर मौजूद रहे। लिक्विडिटी बढ़ाने के चक्कर में रिजर्व बैंक सुरक्षा प्रणाली से कोई समझौता नहीं कर सकता। हाँ, ये तो बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। अब जब हमने लिक्विडिटी डालने के टूल्स समझ लिए हैं, तो जरा उन संस्थाओं की बात करते हैं जो सरकारी उधारी और लिक्विडिटी को जमीन पर उतारते हैं। मेरा मतलब स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स यानी एसपीडीज से है। हाँ, एसपीडीज का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। अप्रैल 2025 में रिजर्व बैंक ने एसपीडीज के लिए स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी या एसएलएफ की लिमिट 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दी है और अब वे सभी वीआरआर ऑपरेशंस में भी हिस्सा ले सकते हैं, हालांकि एमएसएफ में नहीं। जी, एमएसएफ तो सिर्फ बैंकों के लिए है। सही। हम जानते हैं कि एसपीडीज का मुख्य काम सरकारी बॉन्ड्स की अंडरराइटिंग करना है, यानी अगर बाजार में सरकारी बॉन्ड नहीं बिकते तो एसपीडीज उन्हें खुद खरीदते हैं। बिल्कुल, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है। देखिए, रिजर्व बैंक एसपीडीज को लिक्विडिटी दे रहा है और एसपीडीज उसी पैसे से सरकार के बॉन्ड खरीद रहे हैं। तकनीकी रूप से भले ही इसे अलग-अलग ट्रांजैक्शन कहा जाए, लेकिन जमीनी हकीकत में तो लिक्विडिटी का अंतिम स्रोत रिजर्व बैंक ही है। हाँ, लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं। तो क्या ये रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को इनडायरेक्टली फाइनेंस करने का तरीका नहीं है? देखिए, ये बहस अर्थशास्त्र के गलियारों में हमेशा से रही है। बाहर से देखने पर ये इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन लग सकता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की जो मैकेनिज्म है वो इसका जवाब देती है। वो कैसे? जब रिजर्व बैंक किसी एसपीडी को एसएलएफ या वीआरआर के तहत पैसा देता है तो वो एक सिक्योर्ड लोन होता है। एसपीडी उस पैसे का इस्तेमाल करके जो बॉन्ड खरीदता है, वो बॉन्ड पूरी तरह से एसपीडी की बैलेंस शीट का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, मतलब रिस्क एसपीडी का है? 100%। इस बॉन्ड से जुड़ा जो मार्केट रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो एसपीडी उठाता है। अगर कल को ब्याज दरें अचानक बढ़ जाती हैं और उन बॉन्ड्स की कीमत बाजार में गिर जाती है तो इसका सीधा नुकसान एसपीडी की पूंजी पर होगा, रिजर्व बैंक पर नहीं। ओह, समझ गई। रिजर्व बैंक केवल तभी बाजार में सीधा हस्तक्षेप करता है जब वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी ओएमओ के तहत बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त करता है। एकदम सही। इसलिए नियोनो के हिसाब से एसएलएफ सिर्फ एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल है, जबकि ओएमओ एक डायरेक्ट मॉनेटरी टूल है। यानी सारा खेल इस बात का है कि रिस्क किसकी बैलेंस शीट पर है। ये बहुत ही तार्किक स्पष्टीकरण है, लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन आ जाती है। घरेलू एसपीडीज और बैंकों की अपनी एक क्षमता होती है। हाँ, एक हद तक ही वो खरीद सकते हैं। तो जब सरकार के कर्ज लेने का पैमाना बहुत बड़ा हो जाता है तो सिर्फ घरेलू पैसा काफी नहीं होता। यहीं से भारतीय बाजार के दरवाजे विदेशी निवेशकों यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज के लिए खोलने की जरूरत पैदा होती है। आज से एफपीआई निवेश के 3 मुख्य रास्तों का एक रैपिड फायर तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं: जनरल रूट, एफएआर और वीआरआर। इस तुलनात्मक विश्लेषण को याद रखना छात्रों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीनों रूट्स अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल रूट की। यह सबसे बुनियादी और डिफॉल्ट रास्ता है। इसमें विदेशी निवेशकों के लिए सख्त सीमाएं तय की गई हैं। सभी एफपीआईज मिलकर कुल बकाया जीसैक का केवल 6% और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का केवल 2% ही खरीद सकते हैं। और इसमें शायद कुछ मैक्रो प्रूडेंशियल नियम भी लागू होते हैं ना? हाँ, जैसे कि वे केवल कम से कम 1 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स ही खरीद सकते हैं। यह रास्ता अस्थिरता को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब भारत को खुद को वैश्विक स्तर पे जोड़ना था तो एक नए रास्ते की जरूरत पड़ी, फुल्ली एक्सेसिबल रूट यानी एफएआर। छात्रों को इसे याद रखने के लिए एफएआर को फ्री एक्सेस रूट की तरह सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया ट्रिक है। एफएआर रूट में वाकई कोई निवेश सीमा नहीं है। रिजर्व बैंक कुछ विशेष जीसैक को नोटिफाई कर देता है और विदेशी निवेशक उनमें असीमित मात्रा में पैसा लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स,
जैसे कि जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में भारत के शामिल होने का पूरा क्रेडिट इसी एफएआर रूट को जाता है। बिल्कुल। और फिर तीसरा है VRR, वॉलंटरी रिटेंशन रूट। इसे मैं वॉलंटरी लॉक इन रूट कहना पसंद करूंगी, क्योंकि इसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए की ओवरऑल लिमिट है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शर्त है कि विदेशी निवेशकों को अपनी निवेशित रकम का 75% हिस्सा कम से कम 3 साल तक भारतीय बाजार में रिटेन करना होता है। जी हाँ। तो मेरा सवाल यह है कि ये 3 साल का लॉक इन क्यों रखा गया? ये लॉक इन हॉट मनी के खतरे से बचने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। हॉट मनी? हाँ, विदेशी पूंजी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब ग्लोबल स्तर पर ब्याज दरें बढ़ती हैं, मान लीजिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व रेट्स बढ़ा दे, तो विदेशी निवेशक रातों रात अपना पैसा विकासशील देशों से निकालकर अमेरिका ले जाते हैं, जिससे अचानक डॉलर की भारी कमी हो जाती है और रुपया बुरी तरह क्रैश कर सकता है। बिल्कुल। VRR के जरिए रिजर्व बैंक विदेशी निवेशकों को एक स्थिर माहौल देता है और बदले में यह आश्वासन लेता है कि वे 3 साल तक अचानक पैसा निकालकर नहीं भागेंगे। बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। और इसके अलावा आजकल एक और रूट चर्चा में है, IFSC के तहत सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। जी, ये बॉन्ड्स विशेष रूप से पर्यावरण और क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। हाँ, और अब विदेशी निवेशक बिना भारत में डोमेस्टिक अकाउंट खोले सीधे IFSC जैसे कि गिफ्ट सिटी के क्लियरिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन ग्रीन बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप काम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सही कहा। तो विदेशी निवेशकों के लिए तो FAR के जरिए असीमित रास्ते खोल दिए गए हैं और ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने से डॉलर्स का बहाव भी बढ़ेगा। लेकिन जब बात सरकारी बॉन्ड्स की होती है तो रिटेल निवेशकों यानी हमारे और आपकी जैसे आम नागरिकों के लिए मौके अक्सर धुंधले नजर आते हैं। इसी धुंधलेपन को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम यानी RDG अकाउंट की शुरुआत की है। हाँ, जिसमें कोई भी नागरिक सीधे रिजर्व बैंक के साथ अपना गिल्ट अकाउंट खोल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए न्यूनतम निवेश केवल 10,000 रुपए है और इसमें कोई खाता खोलने या मेंटेनेंस की फीस भी नहीं लगती। मतलब निवेशक सीधे ई-कुबेर प्लेटफॉर्म और NDS-OM सिस्टम का इस्तेमाल करके प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक नए स्तर पर ले जाता है। और रिटेल निवेशकों के लिए सरकार की एक और स्कीम है जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई है, SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि एक तरह का कागजी सोना है। हाँ, इसमें भौतिक रूप से सोना रखने, उसकी सुरक्षा करने या मेकिंग चार्जेस देने का कोई झंझट नहीं होता। इसके अलावा सालाना 2.5% का अतिरिक्त ब्याज मिलता है। और इसका सबसे बड़ा आकर्षण है इसका टैक्स बेनिफिट। बिल्कुल, 8 साल की मैच्योरिटी के बाद जब इसे भुनाया जाता है तो इस पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती है। जी। और यहाँ मेरे पास एक बहुत ही चौंकाने वाला करंट अफेयर्स का आंकड़ा है। हाल ही में जो 2017-18 सीरीज के SGB रिडीम हुए हैं, उन्होंने लगभग 240% का भारी भरकम रिटर्न दिया है। अरे बाप रे, 240%? हाँ, और इसमें वो सालाना 2.5% का ब्याज तो शामिल ही नहीं है। किसी भी सरकारी गारंटी वाले निवेश के लिए ऐसा रिटर्न अकल्पनीय है। बिल्कुल अकल्पनीय। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। अगर ये स्कीम इतनी सफल है, निवेशकों को बम्पर रिटर्न दे रही है और देश के भौतिक सोने के आयात को कम करने में मदद कर रही है, तो फिर वित्तीय गलियारों में ऐसी पुख्ता खबरें क्यों हैं कि सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में इस स्कीम को ही बंद करने पर विचार कर रही है? इस विरोधाभास को समझने के लिए देखिए, आपको सरकार की बैलेंस शीट के नजरिए से देखना होगा। जो चीज निवेशकों के लिए 240% के रिटर्न वाली लॉटरी बन गई है ना, वो दरअसल सरकार के लिए एक बेहद महंगी उधारी बन चुकी है। महंगी उधारी? वो कैसे? जब सरकार SGB जारी करती है तो वो मूल रूप से जनता से पैसा उधार ले रही होती है। लेकिन यहाँ पेंच ये है कि 8 साल बाद जो मूलधन वापस करना है वो सोने की मौजूदा बाजार कीमत के हिसाब से तय होता है। अच्छा, और सोने की कीमतें तो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में जियोपॉलिटिकल तनाव और अन्य कारणों से सोने की कीमतों में इतना जबरदस्त उछाल आया है कि सरकार को उधार लिए गए पैसे के बदले बहुत ज्यादा रकम वापस करनी पड़ रही है। ओह, अब समझी। अगर सरकार सामान्य GSEC जारी करके बाजार से कर्ज लेती तो उसे औसतन 7% से 7.5% का सालाना ब्याज देना पड़ता। लेकिन SGB के मामले में सोने की बढ़ी हुई कीमत और 2.5% के अतिरिक्त ब्याज को मिला दें तो सरकार की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 15 से 20% तक पहुंच गई है। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। कोई भी सरकार इतने महंगे दर पर लंबे समय तक कर्ज नहीं ले सकती,
इसीलिए इस सफल स्कीम को बंद करने पर पुनर्विचार हो रहा है। ये एक शानदार विश्लेषण है। मतलब एक तरफ की अभूतपूर्व सफलता, दूसरी तरफ सरकार की बैलेंस शीट को भारी नुकसान पहुंचा रही है। जी हाँ, अर्थशास्त्र में हर चीज की एक कीमत होती है। बिल्कुल। खैर, समय को ध्यान में रखते हुए हम इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जो भी छात्र परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही क्विक रिकैप। पहला, एमपीसी का लक्ष्य 4% महंगाई दर है और 5.50% की रेपो रेट के साथ रुख अब न्यूट्रल है, यानी आगे का रास्ता डेटा तय करेगा। दूसरा, लिक्विडिटी कॉरिडोर की जमीन एसडीएफ है जो 5.25% पर है और छत एमएसएफ है जो 5.75% पर है। तीसरा, सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती ने 3% के स्तर पर सिस्टम में 2.5 लाख करोड़ की सीधी नकदी डाली है, जबकि वित्तीय स्थिरता के लिए एसएलआर 18% पर कायम है। और चौथा, एसपीडीज की एसएलएफ लिमिट 15,000 करोड़ हो गई है और विदेशी निवेश के लिए जनरल, एफएआर और वीआरआर रूट्स के अलग-अलग नियम और उद्देश्य हैं। बहुत बढ़िया। और चर्चा को समाप्त करने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, क्या आपके पास तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए कोई गहरा विचार है जिस पर वो खुद रिसर्च कर सके? हाँ बिल्कुल, मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। हमने एफएआर रूट और ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने के फायदों की बात की। जी। तो जरा इस मैक्रो इकोनॉमिक चक्रव्यूह के बारे में सोचिए। जब एफएआर के जरिए विदेशी पैसिव फंड्स भारतीय बाजार में निवेश करेंगे तो देश में विदेशी डॉलर की बाढ़ आ जाएगी। हाँ, लिक्विडिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर बाजार में डॉलर बहुत ज्यादा हो गए तो रुपया असामान्य रूप से मजबूत होने लगेगा, जो भारत के निर्यात को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस रुपए को स्थिर रखने के लिए रिजर्व बैंक को बाजार में उतरकर वो विदेशी डॉलर खरीदने पड़ेंगे। अच्छा, और जब रिजर्व बैंक डॉलर खरीदता है तो उसके बदले वो बाजार में और अधिक भारतीय रुपया यानी लिक्विडिटी छोड़ता है। एकदम सही। तो सोचिए, ऐसे समय में जब रिजर्व बैंक खुद महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एसडीएफ जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके सिस्टम से नकदी सोखने की कोशिश कर रहा है, तो इस विदेशी निवेश की बाढ़ से पैदा हुई इस नई लिक्विडिटी को वो कैसे संभालेगा? ये तो बहुत ही जटिल स्थिति है। बिल्कुल, बिना ब्याज दरें बढ़ाए इस लिक्विडिटी को स्टेरलाइज कैसे किया जाएगा? ये अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बड़ा अंतर्विरोध है। मैं चाहूंगा कि छात्र इस पर खुद रिसर्च करें और सोचें कि इन परिस्थितियों में रिजर्व बैंक का अगला कदम क्या होना चाहिए। इस जबरदस्त और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए धन्यवाद।